जैसे ही मैंने आंखें खोली, मुझे अपने पास एक औरत के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ धीमी, रुक रुक कर आने वाली और कांपती हुई थी। मैंने अपना सिर घुमाया और खिड़की से आ रही हल्की रोशनी में उसका चेहरा देखा। कम रोशनी में भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी कॉलर बोन पर बैंगनी निशान हैरान करने वाले थे। क्या हुआ था? बेल्ट से मारना, बोतल तोड़ना, औरत का रोना। वे जख्म मैंने ही दिए थे। मेरा पुनर्जन्म हुआ था, उसी नाम वाले एक आदमी के रूप में पुनर्जन्म। वो शराबी था, घर में मारपीट करने वाला था, किसी काम का नहीं था। मैं चेंजू शान, जो कभी 100 अरब युआन के बिजनेस का दिग्गज था, इस टूटे हुए घर का मालिक बनकर जागा। एक बेकार शराबी जो अपनी पत्नी को पीटता था। तुम जाग गई हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ। ज़रूरत नहीं है, तुम सो जाओ। मेरी आवाज़ जितनी हो सके उतनी कोमल थी, लेकिन वह डरे हुए खरगोश की तरह चौंक गई। ठंडे सीमेंट के फर्श पर नंगे पैर चलते हुए वह दरवाजे तक गई और बिना सोचे समझे पीछे मुड़कर देखा। मेरी तरफ नहीं, बल्कि कोने में बैठी अपनी बेटी शुआंग की तरफ। अपनी बेटी को देखने का वह नजरिया, उसकी आंखों के भावों ने बिजनेस की दुनिया में सालों की चालबाजियों से पत्थर बन चुके मेरे दिल को ऐसा महसूस कराया जैसे उसे बेरहमी से निचोड़ा जा रहा हो। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने अरबों के सौदे किए थे, कई देशों के बड़े लोगों से मिला था, अनगिनत औरतों के साथ सोया था जो खुद मेरे पास आती थीं। मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन मैंने ऐसी औरत कभी नहीं देखी थी जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया हो। जागने के बाद उसने सबसे पहले यह ध्यान रखा कि उसे पीटने वाला आदमी न जागे, और दूसरी बात यह देखी कि उसकी बेटी ठीक से सो रही है या नहीं। मैं उठकर बैठ गया और अपनी कनपटी सहलाने लगा। पुरानी यादें तेजी से दिमाग में आने लगीं। वह जुआरी था, जब वह हार जाता तो अपनी पत्नी को पीटता। चुप रहो, मेरी किस्मत खराब करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सबसे बुरी पिटाई के बाद शुअंग 3 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। फिर भी उसे उसके लिए खाना बनाने उठना ही पड़ता था। वह कोई काम नहीं करता था। परिवार पूरी तरह से शुअंग पर निर्भर था, जो बाजार में फलों का स्टॉल चलाकर महीने के 2 या 3 हजार कमाती थी, जिसे वह जुए में हार जाता था। जब वह वापस आता और उसे पैसे चाहिए होते, तो उसे अपनी बेटी की भी परवाह नहीं होती थी। केनशान को 39 डिग्री बुखार था और उसने ताश की मेज पर फोन उठाकर कहा, जुआ खेल रहा हूं, जब वह मर जाए तो बताना। फिर कल, भाई फिर हार गया। ठीक है, शुआंग तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? अपनी कीमत बताओ। शुआंग की क्या कीमत हो सकती है? क्यों नहीं, वह सुंदर है। मुझ पर यकीन नहीं? कल आकर देख लो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आज वे माल देखने आ रहे हैं। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। शुआंग चाय का कप लाई। केनशिन नींद में बेचैनी से कराह रही थी। मैंने मच्छरदानी उठाई और चाय का कप ले लिया। अंदर आ जाओ, वरना मच्छर अंदर आ जाएंगे और बच्ची को काटेंगे। शुआंग ने अविश्वास से मेरी ओर देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी उसे पीटता और गाली देता था, वह ऐसी बात कहेगा। वह केनशान को सुलाने के लिए बिस्तर पर गई। मेरी तरफ पीठ करके लेट गई। उसका शरीर थोड़ा तनाव में था। काफी देर बाद उसने धीरे से पूछा, नींद नहीं आ रही? मैंने जवाब में हूं कहा। उसने इसे इशारा समझा और कांपती उंगलियों से अपने पजामे के बटन खोलने लगी। बिस्तर थोड़ा छोटा है, जरा आराम से करना। उसकी आवाज में एक बेबस सुन्नापन था। मेरा दिमाग चकरा गया। मैं तुरंत समझ गया, असली मालिक ने असल में अपनी पत्नी को अपनी बेटी के पास यह तरीका अपनाने पर मजबूर किया था, ताकि वह उसका गुस्सा शांत कर सके। मतली और गुस्से की एक तेज लहर मेरे सिर पर चढ़ गई, और उसके बाद दिल में और भी जबरदस्त तीखा दर्द उठा। जैसे ही उसने बटन खोले, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। शुआंग, मैंने उसकी आंखों में देखा। पहली बार गंभीरता से उसका नाम पुकारा। मेरी बात सुनो, अब तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसकी आंखें हैरानी, उलझन और किसी ऐसी भावना से फैल गईं जिसे वह जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एक कमजोर उम्मीद। सो जाओ, मैं तुम्हें और केंचन को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए ले जाऊंगा। जब मैंने यह कहा तो मेरे मन में प्लान पहले से ही साफ था। जैसे ही सुबह हुई, मैं जाग गया। आदत की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि चीजों को तुरंत बदलने की इच्छा मेरे सीने में जल रही थी, जिससे मुझे नींद नहीं आ रही थी। शुआंग बहुत धीरे धीरे चेंचन को नीचे ला रही थी। मुझे जागा हुआ देखकर वह चौंक गई। माफ करना, मैं खुद ही जाग गया। मैं उठकर बैठ गया। आज मैं चेंचन को स्कूल ले जाऊंगा और तुम्हारे साथ स्टॉल पर जाऊंगा। आजकल बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे पता था कि उसे लग रहा है कि मुझे फिर से पैसे चाहिए। डर उसकी आदत बन गया था, लेकिन इस बार मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैं उठा और किचन में चला गया। फ्रिज में बस कुछ अंडे और बचे हुए चावल का एक कटोरा था। वह बहुत खाली खाली सा लग रहा था। जब मैं सुनहरे खुशबूदार एक फ्राइड राइस की 2 प्लेटें बाहर लाया, तो शुआंग और शेंचन एक तरफ खड़े होकर ऐसे देख रहे थे जैसे कोई समझ न आने वाला चमत्कार हो। शेंचन ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। माँ, पापा खाना बना सकते हैं। शुआंग ने कोई जवाब नहीं दिया।
बस मुझे उलझी हुई नज़रों से देखती रही। बाजार में शोर और अफरा तफरी थी। मैं शुआंग के फलों के स्टॉल के सामने खड़ा था, थोड़ी भौहें सिकोड़े हुए। ये बहुत साधारण था, सिर्फ एक तरह के सेब बेतरतीब ढंग से रखे हुए थे। कार्डबोर्ड के एक फटे पुराने टुकड़े पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में 3.8 RMB प्रति कैडी लिखा था। बगल में सब्जी बेचने वाली औरत चिल्लाई, अरे वाह, जोशांग आज मदद करने आया है। लगता है आज सूरज पश्चिम से निकलेगा। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। सिर्फ एक तरह का सामान, कोई कंपटीशन नहीं, तय कीमत, बहुत कम मार्जिन, कस्टमर का आना जाना और आकर्षण, इन सब चीज़ों की पूरी कमी थी। शुआंग को मैनेजमेंट फीस भरने जाना था। जाने से पहले उसने बेचैनी से मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, सेब 380 के हैं, समझ गए, जाओ। वह चली गई, हर कुछ कदमों पर पीछे मुड़कर देखती रही। मैं नीचे झुका, उन पतली लाल प्लास्टिक की थैलियों में से एक उठाई, उसे हाथ में लिए थोड़ी देर इंतजार किया और फिर छोटी छोटी दुकानों को नज़रअंदाज करते हुए जल्दी में गुजरती भीड़ को देखा। तुरंत मांग बढ़ाने का एक प्लान मेरे दिमाग में आया। मैंने एक बेकार पड़े डिब्बे से खड़े कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया, ज़मीन पर पड़ा मार्कर उठाया और उस पर 2 बड़ी लाइनें लिखी। फिर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के 3.8 R एंड B वाला साइन हटाया और नया साइन सबसे साफ दिखने वाली जगह पर लगा दिया। पड़ोस वाली आंटी देखने के लिए आगे झुकी, फिर हैरानी से बोली, एक बैग 20 युआन का, खुद भर लो। चेंजू शांग, क्या शराब पीकर पागल हो गई हो? तुम्हारी तो लुटिया डूब जाएगी। मैं धीरे से उठी और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आंटी, अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ लागत नहीं होता। मुझे सेब के इस एक बैग से मुनाफा नहीं चाहिए, बल्कि कम से कम समय में स्टॉक खत्म करना है, कैश का फ्लो शुरू करना है और इस ठप पड़े स्टॉल में नई जान डालनी है। नए साइन का असर तुरंत दिखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी पास आया, बॉस, सच में एक बैग 20 युआन का, खुद भर लो, खट्टे तो नहीं है ना? मैंने आराम से एक सेब उठाया, उसका एक टुकड़ा काटा और उसे पकड़ा दिया। चक्कर देखो, मीठा है या नहीं, तुम बताओ। उसने छका, बिना कुछ कहे एक बैग उठाया और तेजी से भरने लगा, जैसे बैग फट ही जाएगा। मैं हंसी और कहा, जब तक तुम बैग उठा सकते हो, सेब तुम्हारे हैं। इस बात ने जैसे बाढ़ का दरवाजा खोल दिया। भीड़ उमड़ पड़ी। 20 युआन कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन खुद भर लो वाली बात ने इंसानी फितरत की सबसे बुनियादी इच्छा को जगा दिया। पड़ोस वाली आंटी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया जब उन्होंने उस बेतहाशा भीड़ और तेजी से कम होते सेबों के ढेर को देखा। उनका स्टीलियार्ड वजन वाला कांटा जमीन पर गिर गया और उन्हें पता भी नहीं चला। शुमांग अपना काम खत्म करके चिंता में वापस लौटी। दूर से ही उन्होंने देखा कि उनका स्टॉल लोगों से घिरा हुआ है। डर के मारे उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें लगा कि मैंने फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दी है। उन्होंने जोर लगाकर भीड़ को चीरते हुए अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जो नज़ारा उन्होंने देखा उससे वे हैरान रह गईं। उन्होंने मुझे स्टॉल के पीछे खड़े देखा, न तो दबी दबी सी, न ही गुस्से में, बस आराम से खड़ी होकर पैसे ले रही थी और बैग पकड़ा रही थी, जबकि आसपास के लोग तेजी से सेब उठा रहे थे। जो सेब रोज मुश्किल से बिकते थे, वे साफ साफ गायब हो रहे थे। जब उन्होंने एक बैग 20 युआन खुद भर लो वाला साइन देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुम पागल हो? एक बैग 20 युआन, खुद भर लो, हम सब कुछ गंवा देंगे। जितना हो सके उतना भरने दो, फिर भी हमें मुनाफा होगा। देखो, उन्हें लग रहा है कि उन्हें बहुत अच्छा सौदा मिल रहा है। वे हमें पैसे देने के लिए जल्दी कर रहे हैं। लोगों की लाइन देखकर वह हैरान रह गई। हमने कितना माल बेच दिया? लगभग 500। 500? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह मुझे किसी अजनबी की तरह देखने लगी। सेब लगभग खत्म हो चुके थे और पीछे अभी भी लंबी लाइन लगी थी। मैंने उससे कहा, और मंगवाओ। लाइन में खड़े लोग तुरंत चिल्लाए, बॉस, और स्टॉक ले आओ। शुमैन ने तुरंत फोन किया। मेरे कहने पर उसने एक पूरा ट्रक भर के माल का ऑर्डर दिया। सप्लायर लाई गाड़ी लेकर आया, नज़ारा देखा और हैरानी से जीभ चटकाने लगा। जब तक हमने हिसाब किताब पूरा किया, ट्रक का ज़्यादातर माल बिक चुका था। लाई ने उंगलियों पर गिना और हैरान रह गया। बाप रे, तुमने आज 1000 से ज़्यादा कैडी बेच दिए होंगे। शुआंग को यकीन ही नहीं हो रहा था। कितनी कमाई हुई? लगभग 4300, मैंने जवाब दिया। ये थोड़ी सी रकम कुछ भी नहीं है, लेकिन इस परिवार के दोबारा खड़े होने की दिशा में यह पहला कदम है। शुआंग हैरान परेशान लग रही थी। पहले वह महीने भर में भी इतनी कमाई मुश्किल से कर पाती थी। स्टॉल समेटने के बाद मैं शुआंग को राशन खरीदने ले गया। मीट, मछली, रिब्स, लगभग 300 खर्च हो गए। शुआंग के होंठ हिले, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। मुझे पता था कि उसे खर्च का बुरा लग रहा है, लेकिन आज हमें जश्न मनाना था। गली के मुहाने पर छोटी बच्ची ने मेरे हाथों में राशन भरा देखा और खुशी से उछल पड़ी। पापा, क्या आज दावत है? हाँ, स्वीट एंड सोर फिश, ब्रेस्ट पोर्क रिब्स। मैं झुका और उसके छोटे से चेहरे को सहलाया। ये, मैं पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। वह मेरे आसपास खुशी से उछल कूद करने लगी। मांग ने हमें देखा, उसकी आंखों में नरमी आ गई। कभी इस घर में सिर्फ सन्नाटा और डर हुआ करता था, अब आखिरकार थोड़ी गर्माहट महसूस हो रही थी।
हम तीनों बातें करते और हंसते हुए घर की ओर चल पड़े। चांद चांद लगातार बड़बड़ा रही थी। श्वांग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। पुनर्जन्म के बाद मुझे ठीक यही नज़ारा चाहिए था। जब हम कोने वाली किराने की दुकान के पास से गुजरे तो शान ने अचानक मेरी शर्ट खींची। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह दुकान में रखे एक कांच के टैंक की ओर इशारा कर रही थी। पापा देखो, छोटी गोल्डफिश, कितनी लाल, कितनी प्यारी। वे बस आम गोल्डफिश थीं जिनकी कीमत कुछ युआन थी, लेकिन शान की नज़रों में वे किसी कीमती खजाने से कम नहीं थीं। ठीक है, पापा तुम्हारे लिए कुछ खरीद देंगे। श्वांग ने पीछे मुड़कर देखा। मैं पहले जाकर सब्जियां धो लेती हूँ, तुम दोनों जल्दी वापस आना। उसने किराने का सामान उठाया और कुछ मीटर दूर बनी जर्जर इमारत की ओर तेजी से चल दी। मैं चेन शान को लिए किराने की दुकान पर गोल्डफिश चुन रहा था। तभी मेरी नज़र कोने से कुछ लोगों पर पड़ी जो मेरे घर के दरवाजे के पास घूम रहे थे और श्वांग को घेरे हुए थे, जो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल बैठ गया। श्वांग साफ तौर पर चौंक गई, पीछे हटी और थकी हारी नज़रों से उन्हें देखने लगी। सुनहरे बालों वाले आदमी ने बदतमीजी भरी मुस्कान के साथ झुककर कहा, बस याद दिलाने आया हूँ भाभी, तुम्हारे आदमी शेंजू शांग कल रात ताश के खेल में हार गए। वह कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अपने भाइयों को भी थोड़ा मज़ा करने दो। शुमांग का शरीर ढीला पड़ गया। उसके हाथों से किराने का सामान ज़मीन पर गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैं दौड़कर वहाँ पहुँचा। शुआंग पहले ही उस गैंग की तरफ पीठ करके उस दिशा की ओर मुड़ चुकी थी जहाँ से मैं आ रहा था। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। आंखों से चुपचाप और तेज़ी से आंसू बह रहे थे। उसने मुझे देखा, मुझे, जो हमारी बेटी और गोल्डफिश का बाउल लिए उसकी ओर बढ़ रहा था, एक अच्छे पिता की तरह। उसके होंठ कांप रहे थे जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। फिर मैंने उसकी आवाज़ सुनी, शेंजू शेंग, तुमने पूरी रात और दिन यह नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं खुद इस जाल में फंस जाऊं। वह तेज़ी से नीचे झुकी, अभी अभी खरीदी गई बिखरी हुई सब्जियां उठाईं और पूरी ताकत से मुझ पर जोरदार तरीके से फेंक दी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे तलाक चाहिए। सब्जियां मुझे लगीं और ज़मीन पर बिखर गईं। चांद चांद डर गई और रोने लगी। माँ, पापा को मत मारो। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, शुआंग मुड़ी और घर की तरफ भागी, लेकिन वह अंदर नहीं पहुंच पाई। ट्राई नाम के आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली। भाभी, इतनी जल्दी जाने की क्या जल्दी है? उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी बांह पर ऊपर की ओर सरकाया। तुम्हारे आदमी ने साफ साफ लिख कर दिया है, आज रात तुम हमारे साथ चलोगी। मैंने देखा कि शुआंग पूरी तरह से जम गई। उसके चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा गहरा डर साफ दिख रहा था। उस पल मेरे अंदर कुछ फट पड़ा। उसे छोड़ दो। जब मेरी आवाज़ सख्त हुई तो उसमें बिजनेस की दुनिया में 10 साल गुजारने का अनुभव झलकता था। इन गुंडों ने कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। मैंने ट्राई के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। उसने अपना चेहरा पकड़ लिया। वह हैरान था, सब हैरान थे। वह फिर से मुझ पर झपटा, मुक्के चलाता हुआ। मैं एक तरफ हटा, बचा और उसके पेट पर जोरदार लात मारी। वह चीखा और पीछे की ओर जा गिरा, जमीन पर तड़पने लगा। बाकी तीनों ने गालियां दी और मुझ पर झपटे। मैं तेजी से हरकत में आया। दांव पेंच, पकड़ तोड़ना, घुटने से वार करना, ये सब लड़ने के तरीके मैंने अपनी पिछली जिंदगी में सीखे थे। हर बार सही जगह लगा। 1 मिनट से भी कम समय में चारों जमीन पर गिर पड़े। मेरे पीछे मैंने केन कानन को अपनी छोटी सी मुट्ठी हवा में लहराते हुए चिल्लाते सुना, डैड, बुरे लोगों से लड़ो। ये शुआंग ने कोई आवाज़ नहीं की। मैं उसके पास गया, उसके सीने पर पैर रखा और उसे नीचे देखा। सुनो, मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। पुराने हिसाब किताब बराबर हो गए हैं। दोबारा मेरे परिवार के पास आए तो जब भी दिखोगे मारूंगा, समझे? उसने फिर भी अकड़ दिखाने की कोशिश की। तुम्हारे ऊपर पैसे बकाया हैं और हम चुका देंगे। हम पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस को बुलाओ। मैं हंसा। क्या तुम्हें पता है कि बड़े पैमाने पर जुआ चलाने का जुर्म क्या है? चाहते हो मैं बताऊं? मेरे फ़ोन में सबूत है। क्या मैं तुम्हें कॉल करने में मदद करूं? उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। माफ़ करना भाई चेन, हमसे गलती हुई। हम अभी जा रहे हैं। रुको। मैंने उन्हें वापस बुलाया। मैंने शुआंग की तरफ देखा जो अभी भी कांप रही थी। मेरी पत्नी से माफ़ी मांगो। वे सब बहुत बुरे हाल में थे, लेकिन उन्होंने सिर झुका लिया। माफ़ करना भाभी, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैंने ट्री को लात मारकर एक तरफ किया। वे हड़बड़ी में भाग गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैं शुआंग की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर आंसू थे। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। उसकी आंखों में डर, शक और गहरा दुख था। मेरा दिल सुई चुभने जैसा दुख रहा था। मैं उसके पास गया, उसकी आंखों में देखा और भारी आवाज़ में एक एक शब्द करके कहा, शुआंग, वो पुराना चेन, वो कमीना, उसने जो किया उसके लिए 10,000 बार मरना भी काफ़ी नहीं होगा। मैं उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे तुरंत माफ़ कर दोगी। बस मुझे एक और मौका दो। अपनी जान की कसम खाता हूँ, अब से अगर मैंने तुम्हें और केन कानन को ज़रा भी तकलीफ दी तो मेरी मौत बहुत बुरी हो। शुआंग ने मेरी तरफ देखा। उसके गालों पर बड़े बड़े आंसू बह रहे थे। उसके होंठ हिले। आखिरकार वह सिसकते हुए चिल्लाई, चेंजी शांग,
तुम कमीने, माँ, मैं तुम्हारी बात पर दोबारा कभी यकीन नहीं करूंगी। इतना कहकर वह चेन को घर के अंदर खींच ले गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। उसने दोबारा तलाक का जिक्र नहीं किया। इतना ही काफ़ी था। मैं किचन में गई और जल्द ही खट्टी मीठी मछली और ब्रेस्ड पोर्क रिब्स की खुशबू पूरे घर में फैल गई। मैं खाना लेकर बेडरूम के दरवाजे पर गई और खटखटाया। खाना तैयार है, नाराज़ होकर बच्चे को भूखा मत रखो, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगी। मैंने ट्रे नीचे रखी और जाने के लिए मुड़ी। दरवाजे के अंदर से चेन चेन की धीमी आवाज़ आई, माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ी देर बाद मुझे चॉपस्टिक और कटोरे की हल्की आवाज़ सुनाई दी। मैं सख्त सोफे पर लेट गई और छत की ओर देखने लगी। रास्ता लंबा था, लेकिन दिशा कभी इतनी साफ नहीं थी। उनकी रक्षा करनी है। इस परिवार को फिर से सच में अच्छा बनाना है। बेडरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा चुपचाप फिर से बंद हो गया, लेकिन इस बार उसमें लॉक नहीं लगा था। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगले कुछ दिनों तक मैं रोज़ शुमांग के साथ स्टॉल पर जाती रही। 20 युआन प्रति बैग, खुद भरिए। बाजार में एक जाना माना स्टॉल बन गया। सेब लगातार बिकते रहे, रोजाना 1000 कैडी से ज़्यादा, एक हफ्ते से भी कम समय में। शुआंग के कार्ड में 10,000 युआन एक्स्ट्रा थे। रात में उसे अक्सर नींद नहीं आती थी। कुछ दिनों बाद बिक्री कम होने लगी। मुझे एक नया आइडिया आया, कुछ चेरी और ब्लूबेरी लाई जाएं। उसने माथे पर बल डाला, कहा कि उसने पहले भी कोशिश की थी और वे बिकी नहीं थी। इस बार बात अलग थी। मैंने स्टॉल को 2 हिस्सों में बांटा। नीचे वाले हिस्से में 15 युआन में सेब और आड़ू की टोकरी, ऊपर वाले हिस्से में 25 युआन में चेरी और ब्लूबेरी की टोकरी। अपनी पसंद से चुने। सारे फल धोकर काट कर डिब्बों में रखे गए थे। 1 युआन और देकर अनलिमिटेड दही लें, 1 और युआन दे, सेब की टोकरी लें। नया स्टॉल साफ सुथरा था और अस्त व्यस्त बाजार में अलग ही दिख रहा था। उस दिन की कमाई 3000 युआन से ज़्यादा हुई। मुझे इस बात से ज़्यादा खुशी हुई कि लोगों ने सस्ते फलों के बजाय महंगे फल ज़्यादा खरीदे। दुकान बंद करते समय उसने मुझसे पूछा ही कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि महंगे फल उन्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि उन्हें और भी अच्छा सौदा मिल रहा है। 10 युआन और दें और प्रीमियम कलेक्शन से जो चाहें ले लें। कौन ललचाएगा नहीं। बिजनेस लोगों के दिमाग के साथ खेलने का खेल है। उसने कहा, तुम हमेशा बहुत चालाक बनते हो। लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उस हफ्ते हमने और 10,000 युआन कमाए। उसकी नज़रों में धीरे धीरे फिर से चमक आने लगी थी। उस दिन चेन चांद को स्कूल से लाते समय हमने दरवाजे पर एक आदमी को अच्छे सूट में खड़े देखा। शुआंग का बड़ा भाई शूहाई। शुआंग खुशी खुशी दौड़कर उसके पास गई। शूहाई ने उसे बमुश्किल देखा। उसकी नज़रें चाकू की तरह मेरी तरफ घूमी। शियाओ चेन, मेरे साथ सिगरेट का पैकेट खरीदने चलो। मुझे पता था कि वह बात करना चाहता है। पार्किंग लॉट की ओर जाते हुए उसने एक BMW की तरफ इशारा किया। यह कार 2 लाख युआन से ज़्यादा की है। क्या ख्याल है? बुरा नहीं है। उसने एक बैंक कार्ड निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। इसमें 2 लाख युआन है। कार भी तुम्हारी है। कल शुआंग को तलाक दे दो, बच्चा उसके साथ रहेगा। कार और पैसे तुम्हारे हैं। समझो हिसाब बराबर हो गया। शूहाई की बातें सुनकर मैंने सिर हिलाया। भाई, अब मैं बदल गया हूं। इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता। शूहाई का चेहरा गुस्से से भर गया। शुआंग हमारी आंखों का तारा थी। देखो, तुम्हारे साथ उसकी जिंदगी कैसी रही है। शराब पीना, जुआ खेलना। क्या तुम उसके लायक हो? पैसे कम पड़ रहे हैं। अपनी कीमत बताओ। मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। मुझे पता था कि वह असली मालिक को बुरा भला कह रहा था, लेकिन उसकी बातें फिर भी चुभ रही थीं। मुझे कुछ महीने और दो, तुम तो कीचड़ से भी बदतर हो। उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। गांव का गंवार जो यूनिवर्सिटी चला गया, क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम शहर वाले बन गए? अगर उस समय शुमिंग ने गलत फैसला न किया होता तो तुम जैसे इंसान की क्या औकात होती? तुम लोग बस पैसे के लिए अमीर घर में शादी करना चाहते हो, है ना? स्टेटस के लिए सुंदर पत्नी से शादी करना। क्या तुम इसके लायक हो? मैंने मुट्ठियां भींची, फिर धीरे धीरे उन्हें ढीला छोड़ दिया। मैं एक किसान का बेटा और एक रसोइया हूं, जिसने तुम्हारे परिवार को शर्मिंदा किया है। लेकिन मुझे पैसों से खरीदने की कोशिश मत करना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे 3 महीने दो, मैं 10 लाख कमा लूंगा, तब तुम मुझसे बात करना। शूहाई एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर उसने ऐसे हंसी उड़ाई जैसे कोई बहुत मज़ेदार चुटकुला सुना हो। मैंने और कुछ नहीं कहा। मैं मुड़ा और घर वापस चला गया। वापस आने पर शुआन थोड़ी परेशान दिखती हुई मेरे पास आई। कोई बात नहीं भाई, मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए झूठ कहा। उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। शूहाई रात के खाने के लिए रुका। खाने की मेज़ पर उसने कमरे के पुराने फर्नीचर को देखा और माथे पर बल डाल लिए। क्या तुम यह बेकार की चीज़ें रख रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग हंसेंगे? जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था, शुआंग ने टेबल के नीचे धीरे से मेरा हाथ खींचा। उसने अपने भाई से धीरे से कहा, भैया जुआंग आजकल सच में बदल गए हैं। उन्होंने मुझे कई अच्छे आइडिया दिए हैं। हमने कुछ पैसे भी कमाए हैं। शुहाई ने बेरुखी से नाक सिकोड़ी और कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। क्या मिस्टर लू हमारे मार्केटिंग प्लान से खुश नहीं है?
क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि वे आज इसे मंजूरी दे देंगे? दूसरी तरफ से आवाज बहुत घबराहट भरी थी, यहां तक कि मुझे भी वह आवाज थोड़ी बहुत सुनाई दे रही थी। मिस्टर लू ने प्लान देखा और कहा, यह बहुत पुराने जमाने का है, शानदार जिंदगी, बेहतरीन कलेक्शन। वे कहते हैं कि अब यह सब नहीं चलता। वे 3 घंटे में आपसे पर्सनली बात करना चाहते हैं। अगर आप इसे ठीक नहीं कर पाए तो इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग फीस काट ली जाएगी और आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। शुहाई ने जल्दी से अपना लैपटॉप निकाला और क्लाइंट से बहुत दबे छुपे अंदाज में बात करने लगा। क्लाइंट चाहता था कि ब्रांडिंग हाई एंड हो, लेकिन आम लोगों से दूर न लगे, उसमें सांस्कृतिक गहराई हो, लेकिन वह युवाओं को भी पसंद आए। थोड़ी देर सुनने के बाद मैंने उसके प्रपोजल पर नजर डाली। उसका पूरा तरीका ही गलत था। हाई एंड प्रॉपर्टीज में सिर्फ घर नहीं बिकते, उनमें कनेक्शन, रिसोर्स और भविष्य की संभावनाएं बिकती हैं। मैं मुड़ा और वापस किचन में चला गया। जब मैं और बर्तन लेकर बाहर आया तो शुहाई वहां नहीं था। उसका लैपटॉप अभी भी खुला था। प्रपोजल आधा अधूरा था। भैया फोन करने बाहर गए हैं, शुआंग ने चिंता से कहा। अगर यह अकाउंट हाथ से निकल गया तो शायद उनकी नौकरी भी चली जाए। सुना है कि यह प्रॉपर्टी इस साल कंपनी का सबसे जरूरी प्रोजेक्ट है। शेन ने अचानक अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। पापा, क्या आप अंकल से बेहतर हैं? साबित करके दिखाइए। मैं मुस्कुराया। मैं बैठ गया, माउस हिलाया और शुहाई के अधूरे प्रपोजल को सिलेक्ट किया। डिलीट। क्या आप पागल हो गए हैं? शुआंग चौंक कर बोली। क्या आपने इसे सेव नहीं किया? सेव करने से भी कोई फायदा नहीं होता, उसका तरीका ही गलत है। मैंने कोई सफाई नहीं दी। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगी। जल्द ही मैं पूरी तरह उसमें खो गया। मेरे हाथों से एक नया प्रपोजल तैयार हो रहा था। पूरा ऑपरेशनल लॉजिक, रिसोर्स इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी और आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन सिस्टम। मैंने ये सब एक एक करके तैयार किया। जब शुहाई वापस आया और मुझे उसके कंप्यूटर पर बैठा देखा तो वह बुरी तरह भड़क गया। किसने कहा तुम्हें मेरा कंप्यूटर छूने को? वह तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। शुआंग ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। उसे रियल एस्टेट मार्केटिंग के बारे में क्या पता है? शुहाई आगे बढ़ा, लेकिन फिर अचानक रुक गया और स्क्रीन को घूरने लगा। उस पर एक अच्छी तरह से तैयार किया गया मार्केटिंग प्रपोजल था, लेकिन फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने मेरे ओरिजिनल प्लान का क्या किया? डिलीट कर दिया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। क्या तुम्हें पता है कि मैंने उसके लिए कितनी रातें जागकर काम किया था? उसी पल उसका फोन बजा। डेडलाइन आ चुकी थी। स्क्रीन पर लगभग तैयार नए प्रपोजल को देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। आखिरकार उसने दांत भींचे और सेंड बटन दबा दिया। फिर उसने मुझे गुस्से से घूरा। अगर तुम्हारी वजह से यह डील हाथ से निकल गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नतीजे अब भी नहीं आए थे। मैंने अपना पानी का कप उठाया और एक घूंट पिया। 10 मिनट से भी कम समय में उसका फोन फिर से बजा। उसने फोन उठाया और थोड़ी देर सुना। उसका मुंह फड़फड़ाया। फिर उसने फोन काट दिया और अजीब से भावों के साथ मेरी तरफ देखा। उसने अपना कंप्यूटर उठाया और बाहर निकल गया। मैं कंपनी जा रहा हूं, वापस आने पर मैं तुमसे निपटूंगा। मैंने हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता था कि वह किस स्थिति का सामना करने वाला है। उस प्रपोजल में जो बातें थीं वे उसके लेवल के व्यक्ति की समझ से बाहर थीं। और सचमुच थोड़ी देर बाद ही मेरा फोन बजा। वह शुहाई था। दूसरी तरफ उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। चिंजू, क्या तुम अब भी मेरी कंपनी आ सकते हो? मिस्टर लू उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जिसने प्रपोजल लिखा है। मुझे पता भेजो, मैं तुम्हें लेने के लिए ड्राइवर भेज दूंगा। असिस्टेंट के हाथों से मैंने ऑपरेशंस वाला पेज खोला जिसमें वह आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन सिस्टम था जिसे मैंने डिजाइन किया था। पहला, घर के मालिकों को ओनर्स कमेटी से मंजूरी लेनी होगी। सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि कम्युनिटी के लिए वैल्यू, रिसोर्स, कनेक्शन, स्किल्स या प्रभाव भी मायने रखते हैं। दूसरा, टॉप एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स और स्कॉलर्स को थोड़े समय के लिए रहने के लिए बुलाने के लिए 30% यूनिट्स को फ्लोटिंग इन्वेंट्री के तौर पर रखने का सुझाव दिया जिससे कम्युनिटी स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठित बन सके। तीसरा, हर महीने सर्कल डायलॉग्स आयोजित करें जिसमें सिर्फ इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों को बुलाया जाए। जो घर के मालिक नहीं हैं उन्हें टिकट भी न मिले। मिस्टर लू की आंखें चमक उठीं। घर को एक कमोडिटी से मेंबरशिप क्वालिफिकेशन में बदल दिया गया था। उन्होंने कई और विस्तृत सवाल पूछे जिनका मैंने धारा प्रवाह जवाब दिया। पास खड़े कई सीनियर प्लानर्स ने बार बार सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। मिस्टर लू खड़े हुए और मुझे ध्यान से देखा। मार्केटिंग डायरेक्टर का पद खाली है। सालाना सैलरी 5 लाख। क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? 5 लाख। मैंने महसूस किया कि शुहाई की सांसें थम गई। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे अपनी पत्नी के स्टॉल में मदद करनी है। अभी फुल टाइम नौकरी के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मिस्टर लू हैरान रह गए। मैंने आगे कहा, लेकिन अगर मैं कुछ कह सकूं, कृपया कहिए। इस प्रॉपर्टी के लिए आपकी प्राइसिंग बहुत कंजर्वेटिव है। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। शुहाई ने चुपके से मेरी आस्तीन खींची। मिस्टर लू ने आंखें सिकोड़ी। मिस्टर चेन, आपका क्या मतलब है? मौजूदा मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हमारी प्राइसिंग पहले से ही इस इलाके में सबसे ज्यादा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी प्लान्ड ओपनिंग प्राइस 85,000 युआन प्रति स्क्वायर मीटर है ना? मेरा सुझाव है कि इसे बढ़ाकर 1,20,000 से ज्यादा कर दिया जाए। मीटिंग रूम में सब हैरान रह गए। कोई कोई तो सिर भी हिला रहा था। मिस्टर लू ने गंभीरता से कहा, मिस्टर चेन, आपका क्या मतलब है? अभी मार्केट की जो हालत है उसमें हमारी कीमतें पहले से ही इस इलाके में सबसे ज्यादा हैं। शेन,
शायद आप मार्केट को समझ नहीं पा रहे हैं। इस इलाके में 90,000 से ज़्यादा कीमत पर बेचना मुश्किल है। अभी यही हालात हैं। मैं खिड़की के पास गया और प्रोजेक्ट के पूरब में खाली पड़ी ज़मीन की ओर इशारा किया। पहली बात, पिछले हफ्ते डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन की मीटिंग में पूर्वी नए शहर में रेल ट्रांजिट नेटवर्क को बढ़ाने की बात कही गई थी। दूसरी बात, पिछले महीने कंस्ट्रक्शन सिस्टम संगोष्ठी में नए डेवलपमेंट जोन और मुख्य शहर के बीच यात्रा का समय कम करने पर नए मेयर ने जोर दिया था। तीसरी बात, प्लानिंग ब्यूरो की वेबसाइट पर हाल ही में पूर्वी इलाके के लिए ज़मीन के इस्तेमाल का मैप अपडेट किया गया है। आपके प्रोजेक्ट के पूर्व में मौजूद ज़मीन को रिजर्व्ड ज़मीन से बदलकर ट्रांसपोर्टेशन सुविधा वाली ज़मीन में बदल दिया गया है। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सब मुझे घूरने लगे। इन बातों को जोड़कर देखिए। नए मेयर का बायोडाटा भी इसमें शामिल कीजिए। नानचू जिले में अपनी पिछली पोस्टिंग के दौरान उनका पहला बड़ा कदम सबवे के विस्तार का काम शुरू करवाना था। मेरा अंदाजा है कि 6 महीने के अंदर सबवे विस्तार योजना की घोषणा हो जाएगी। स्टेशन शायद आपके प्रोजेक्ट के पूर्व में ही बनेगा। मिस्टर लू खड़े हो गए। आपको कितना यकीन है? मैंने शांति से कहा। 70%, लेकिन 50% संभावना होने पर भी यह दांव लगाने लायक है, क्योंकि एक बार खबर फैलते ही घरों की कीमतें तुरंत 30% से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अभी कीमत 1,20,000 करना महंगा लग सकता है, लेकिन 6 महीने बाद की असल कीमत के मुकाबले यह अभी भी कम है। और सबसे ज़रूरी बात, एक बार सबवे की खबर बाहर आते ही आसपास कई बड़े मास मार्केट प्रोजेक्ट्स बाजार में आ जाएंगे। अगर आप 85,000 पर ही अड़े रहे तो आप एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी वाली अपनी पहचान पूरी तरह खो देंगे। अमीर लोग सबवे से सफ़र करने वाले ऑफिस कर्मचारियों को अपना पड़ोसी नहीं बनाना चाहते। मीटिंग रूम में एकदम सन्नाटा था। मिस्टर लू ने पूरे 1 मिनट तक मुझे घूरा, फिर उन्होंने अपना फ़ोन उठाया। सेक्रेटरी वोंग, प्लानिंग ब्यूरो में डायरेक्टर ली से संपर्क करें। चुपके से ईस्टर्न न्यू टाउन के लिए सबवे प्लान के बारे में पता करें। इंतज़ार के 10 मिनट 10 साल जैसे लग रहे थे। फ़ोन की घंटी बजी। मिस्टर लू ने फ़ोन उठाया। जैसे जैसे वे सुनते गए उनके चेहरे के भाव और गंभीर होते गए। आखिरकार उन्होंने बस इतना कहा, कन्फर्म हो गया। ठीक है, मैं समझ गया। उन्होंने फ़ोन रखा और मेरी तरफ देखा। मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ, मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ, सालाना सैलरी 1 मिलियन। क्या तुम दिलचस्पी रखते हो? मैंने देखा कि शू हाई का चेहरा लाल हो गया था। उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। मैंने फिर भी सिर हिलाकर मना कर दिया। मुझे फुल टाइम नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता हूँ। मिस्टर लू ने कुछ देर तक मुझे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम इसमें शामिल रहो। फीस तुम तय कर सकते हो। मैंने शू हाई की तरफ देखा। असल में शू हाई को बुनियादी बातों की अच्छी समझ है। वह पहले से ही प्लान के मुख्य कॉन्सेप्ट्स को समझता है। मिस्टर लू उसके साथ काम कर सकते थे। शू हाई हैरान रह गया। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में अविश्वास था। मिस्टर लू ने कुछ देर सोचा, फिर आखिरकार सिर हिलाया। ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट तुम दोनों के हाथों में सौंपता हूँ। कंपनी से बाहर निकलते हुए शू हाई जैसे किसी सपने में था। उसने अचानक पूछा, तुमने साल के 10 लाख ठुकरा दिए। क्या तुमने सच में सबवे वाली खबर का खुद एनालिसिस किया था? खबर तो सबके सामने है, मैंने कहा। फ्रूट स्टॉल को मेरी ज़रूरत है। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर थोड़ी कांपती हुई आवाज़ में बोला, क्या तुम्हें पता है 10 लाख का क्या मतलब है? मैंने 8 साल काम किया है और सिर्फ उसका आधा ही कमा पाया हूँ। भाई, अगर यह डील कामयाब हो गई तो तुम कंपनी में हीरो बन जाओगे। इसके बाद तुम्हारे लिए आगे बढ़ने के रास्ते और खुल जाएंगे। मैं कार में बैठा और चला गया। रियरव्यू मिरर में मैंने उसे वहीं खड़े देखा। वह देर तक मेरी जाती हुई पीठ को देखता रहा। रात के खाने पर शू हाई फिर आया। मैंने अपना कप उठाया। वाइन की जगह चाय थी। भाई, मैंने पहले जो भी गलत काम किए उनके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। शुआंग हैरान रह गई। चॉपस्टिक हवा में ही रुकी रह गई। मुझे पता था कि वह क्या सोच रही है। पुरानी चेनी शांग कभी माफ़ी नहीं मांगती थी। वह तो और बुरा बर्ताव करती थी। शू हाई ने असहज होकर नजरें हटा लीं। शुआंग ने उसे देखा, फिर मुझे, और अचानक बोली, भाई, क्या तुमने उससे फिर कुछ कहा? मैं मुस्कुराया। भाई, मुझे बस जिम्मेदार बनने की याद दिला रहे थे। शुआंग ने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और गंभीरता से शू हाई की ओर देखा। भाई, वह मेरी पसंद थी। यह मेरा रास्ता है। फल चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, मैं उसे खुद ही खाऊंगी। अगर आप सच में मेरी परवाह करते हैं तो ऐसी बातें कहना बंद करें जिनसे मेरे लिए मुश्किलें बढ़ें। रोशनी में उसकी आंखों में एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जो पीछे नहीं हटने वाला था। शू हाई ने अपना कप उठाया और एक ही बार में सारा पी लिया। उसने आह भरी और कुछ नहीं कहा। जल्दी से खाना खाया और चला गया। उसे बाहर छोड़ने के बाद मैं मुड़ा। शुआंग मुझे देख रही थी। तुम आज अलग लग रहे हो। अलग कैसे? मैं समझा नहीं सकता। उसने अपना सिर झुकाया।
मुझे बस ऐसा लग रहा है कि एक बहुत लंबा बुरा सपना सच में खत्म हो गया है। देर रात मैंने हमेशा की तरह लिविंग रूम में सोफा तैयार किया। श्वांग अपना कंबल लेकर बेडरूम से बाहर आई। वह दरवाजे पर रुकी और मुड़कर मुझे देखा। क्या सोफे पर सोना तुम्हारे लिए आरामदायक है? उसने मुस्कुराते हुए अपना होंठ काटा, फिर मुड़ी और वापस कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। अगली सुबह श्वांग चेंचन को उसके दादा दादी से मिलवाने ले गई। मैं हिसाब किताब देखने और अगले कदम की योजना बनाने के लिए घर पर ही रहा। दोपहर के आसपास मेरा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया। यह श्वांग की रोती हुई आवाज़ थी। बैकग्राउंड में शोर था। श्वांग, जल्दी से सिटी पीपल्स हॉस्पिटल आ जाओ। चैन चैन को अचानक सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वह इमरजेंसी रूम में है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और दरवाजे से बाहर भागा। अस्पताल में श्वांग का परिवार पहले ही पहुंच चुका था। उसके पिता शू जांकी ने मुझे देखा और गुस्से में मेरी ओर बढ़े। शेंजुएन, देखो तुमने इस बच्ची का क्या हाल कर दिया है। डॉक्टर ने कहा, इसका पता बहुत पहले ही चल जाना चाहिए था। एक नर्स जल्दी से आई। परिवार के लोग कृपया शांत रहें। उसकी माँ गुमान रो लाल आंखों के साथ पास आईं। उनकी आवाज़ कांप रही थी। डॉक्टर ने कहा कि यह इडियोपैथिक पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है, जो एक दुर्लभ बीमारी है। अभी जो दवा चल रही है वह सिर्फ अस्थायी तौर पर स्थिति को संभालने के लिए है। उसे एक खास टारगेटेड दवा की ज़रूरत है जो 30,000 युआन प्रति महीने में बाहर से मंगवानी होगी और इसे लंबे समय तक लेना होगा। मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसमें ड्रिल किया जा रहा हो। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऐसा कैसे हो सकता है? श्वांग रोते हुए मेरी बाहों में आ गिरी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। डॉक्टर ने कहा कि यह बीमारी शायद कुछ समय से थी। लक्षण बहुत हल्के थे। मैंने ध्यान नहीं दिया। कभी कभी वह कहती थी कि वह थक गई है। मुझे लगा कि यह खेलने कूदने की वजह से है। अब रोने का क्या फ़ायदा? शुजंगी की आवाज़ कठोर थी। दवा का खर्च आता है, महीने का 30,000। क्या तुम इसका खर्च उठा सकती हो? गुआन रू ने अपनी बेटी की ओर देखा। मांग मांग माँ की बात सुन रही थी। तलाक ले लो, उसे तलाक ले लो और शू परिवार चैन की दवा का खर्च उठाएगा। शुआंग ने हैरान होकर ऊपर देखा। माँ, आप क्या कह रही हैं? आप अभी भी चाहती हैं कि मैं उसके साथ दुख झेलूं? बच्चे को तो देखो। गुआन रू भी रो रही थी। ये दवा बंद नहीं की जा सकती। अगर बंद की तो हालत तेजी से बिगड़ जाएगी। श्वांग ने इमरजेंसी रूम के बंद दरवाजे की ओर देखा। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने जोर से अपना चेहरा पोंछा और सीधी खड़ी हो गई। माँ, मैंने आपसे कहा था कि वह मेरी पसंद है। ये मेरा रास्ता है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, हम इसे खुद संभाल लेंगे। तुम इसे संभाल सकती हो? शू झंकी चिल्लाया। महीने का 30,000 से ज़्यादा, और पता नहीं कब तक। मैं आगे बढ़ा, श्वांग को अपने पीछे सुरक्षित करते हुए शू झंकी का सामना किया। पैसे का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, आप इसकी चिंता न करें। रास्ता ढूंढो। तुम क्या रास्ता ढूंढ सकते हो? शू हाई बोले बिना नहीं रह सका। मिस्टर लू ने तुम्हें साल के 10 लाख देने का प्रस्ताव दिया था और तुमने उसे ठुकरा दिया। अब मेरे पास अपने तरीके हैं। मैंने उसकी बात काटी। चेन चेन हमारी बेटी है, हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे। शूजंकी ने मुझे देर तक घूरा, फिर अचानक ठंडी हंसी हंसा। ठीक है, तुम में हिम्मत है तो खुद ही संभालो। चलो। शू परिवार चला गया। शुआंग मेरे कंधे पर झुक गई। धीरे धीरे सिसक रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। डरो मत। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मैं हूं ना। लेकिन दवा का खर्च? उसने भरी हुई आंखों से ऊपर देखा। महीने के 30,000। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। तुम चेन चेन का ख्याल रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। पेमेंट विंडो पर मैंने अपने हाथ में पकड़े बैंक कार्ड को देखा। उसमें वो पैसे थे जो हमने सुबह सुबह और देर रात तक काम करके एक एक पैसा जोड़कर जमा किए थे। लेकिन मुझे पता था कि अपनी बेटी के इलाज के लिए ये पैसे काफ़ी नहीं थे। मैंने कुछ भी ना होने की हालत से 100 अरब का साम्राज्य खड़ा किया था। इस जिंदगी में इस परिवार के लिए मुझे तुरंत बहुत सारे पैसे कमाने थे। अस्पताल के कॉरिडोर में मैं तेज़ी से पैसे कमाने का कोई तरीका सोचने लगा। फ्यूचर्स में बहुत समय लगता था। एंटीक चीज़ों का मामला बहुत पेचीदा और जोखिम भरा था। जुए के लिए सही जरिया चाहिए था। तभी एक बहुत पुरानी और धुंधली सी बात अचानक याद आई। एक अंडरग्राउंड जुए की साइट पर वर्चुअल हॉर्स रेसिंग सेक्शन था, जिसके प्राइज सिस्टम में एक कमी, लूप होल थी। किसी ने इसका इस्तेमाल करके 3 दिनों में 2 मिलियन युआन से ज़्यादा पैसे निकाल लिए थे। इससे पहले की साइट को हिसाब किताब के दौरान गड़बड़ी का पता चलता। उस कमी का सिद्धांत मुश्किल नहीं था, लेकिन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने के लिए सही समय का ध्यान रखना जरूरी था। वर्चुअल रेस के आखिरी 30 सेकंड में साइट रियल टाइम ओंट्स के आधार पर संभावित जीत की रकम को उपलब्ध बैलेंस के तौर पर दिखाती थी। अहम बात यह थी कि उन आखिरी 30 सेकंड में
अगर यूजर उस वर्चुअल बैलेंस का इस्तेमाल करके किसी दूसरी रेस पर नया दांव लगाता जो खत्म होने वाली होती, तो सिस्टम उसे असल में मंजूरी दे देता। सही क्रम से आप थोड़ी सी असली पूंजी का इस्तेमाल करके कई गुना ज़्यादा वर्चुअल फंड का फ़ायदा उठाकर लगातार कई दांव लगा सकते थे। जब सभी रेस का नतीजा आ जाता तो अगर आखिरी दांव जीत जाता तो मुनाफा असली होता। आसान शब्दों में कहें तो जैसे किसी कसिनो में आप 100 का दांव लगाते हैं और डीलर यह देखकर कि आप जीतने वाले हैं आपको 1000 के चिप्स दे देता है और कहता है शायद ये तुम्हारे हो सकते हैं। फिर आप उस 1000 का इस्तेमाल दूसरी टेबल पर दांव लगाने और जीतने के लिए करते हैं। कसिनो को उसे मानना ही पड़ता है और मुझे इस कमी का फ़ायदा उठाने का सही समय, शर्तें और पकड़े जाने से बचने का तरीका पता था। लकी हॉर्स रेसिंग वर्चुअल रेस हर 3 मिनट की। मैंने गहरी सांस ली। पहला कदम रैंडम तरीके से बने यूज़र नेम के साथ नया अकाउंट बनाना। दूसरा कदम पैसे जमा करना। साइट कई कम जानी मानी थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विस को सपोर्ट करती थी। मैंने छोटे छोटे हिस्सों में पैसे जमा करने का तरीका चुना। 5 मिनट बाद 5000 युआन की मूल राशि आ गई। अकाउंट बैलेंस 5000 था। समय दोपहर 2:40 का था। पहली वर्चुअल हॉर्स रेस शुरू हुई। मैंने तीसरे नंबर के घोड़े पर 1000 का दांव लगाया। ओंट्स 2.5 थे। जैसे जैसे रेस आगे बढ़ी और 40 सेकंड बचे थे, तीसरा घोड़ा 5वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया। तभी सिस्टम इंटरफेस के निचले दाएं कोने में मेरा उपलब्ध बैलेंस अचानक बदला और 4000 से 5500 हो गया। 1000 की बेट से संभावित 1500 का प्रॉफिट पहले ही जुड़ गया था, लेकिन मैंने कोई हरकत नहीं की। यह सामान्य डिस्प्ले था। अभी तक कोई लूपहोल नहीं मिला था। तीसरे नंबर का घोड़ा बहुत कम अंतर से जीता। असल सेटलमेंट प्रॉफिट 1500, अकाउंट बैलेंस 6500। दूसरी रेस दोपहर 2:45 बजे। मैंने क्विनेला पर 2000 की बेट लगाई, जिसमें टॉप 2 घोड़ों का अंदाजा लगाना था। ऑन्ट्स 3.2 थे। 30 सेकंड बाकी रहते हुए सिस्टम ने फिर से जीत की भविष्यवाणी की। मेरा बैलेंस 4500 से बढ़कर 11400 हो गया। 4500 प्लस 2000 गुणा 3.2 बराबर 11400। यहीं पर असली बात थी। रेस खत्म होने में 25 सेकंड बाकी थे। तभी मैं जल्दी से एक और वर्चुअल फुटबॉल मैच पर चला गया जो खत्म होने वाला था। यह कम दाम वाला मार्केट था। मैंने अपने पूरे 11400 के बैलेंस का इस्तेमाल करके इस बात पर बेट लगाई कि आखिरी 5 मिनट में एक गोल होगा। ओड्स 1.8 थे। सिस्टम ने वेरिफिकेशन पास कर दिया। बेट सफल रही। लूपहोल मौजूद था। यह पहले से कैलकुलेट की गई जीत की रकम को असली इस्तेमाल करने लायक फंड मान रहा था। मेरी धड़कनें तेज होने लगीं। घुड़दौड़ खत्म हो गई। क्विनेला जीत गई। प्रॉफिट 4455। फुटबॉल मैच खत्म हो गया। 89वें मिनट में एक वर्चुअल खिलाड़ी ने दूर से गोल किया। प्रॉफिट 20520। अकाउंट बैलेंस तुरंत 26925 हो गया। 3000 ओरिजिनल बेट प्लस 445 प्लस 20520। 10 मिनट से भी कम समय में 5000 लगभग 27000 बन गए। लेकिन मैं रुका नहीं। मुझे पता था कि इस लूपहोल से लगातार काम किया जा सकता है। हर रेस के आखिरी 30 सेकंड के विंडो का सही समय चुनकर आप वर्चुअल कैपिटल को तेजी से कई गुना बढ़ा सकते थे। अगर आप हारते भी तो सिर्फ वर्चुअल मूलधन ही हारते। तीसरा राउंड, चौथा राउंड। मेरे हाथ कीबोर्ड और माउस पर तेजी से चल रहे थे। मेरी नज़रें एक साथ 3 अलग अलग काउंटडाउन विंडो पर थीं। हर कदम बिल्कुल सही समय पर होना चाहिए था। दोपहर 3:21 बजे मैंने ऑपरेशन का आखिरी राउंड पूरा किया। स्क्रीन पर आखिरी अकाउंट बैलेंस 7,26,800 था। मैंने 1 घंटे में 5000 युआन से 140 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया था। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर को घूरता रहा। मेरी हथेलियां पसीने से तरबतर थीं। मैंने विड्रॉ पैसे निकालने पर क्लिक किया तो साइट पर मैसेज आया, विड्रॉल के लिए मैनुअल रिव्यू की ज़रूरत है, पैसे 2 घंटे के अंदर आ जाएंगे। मैंने सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट की, कंप्यूटर बंद किया और वहाँ से निकल गया। इंटरनेट कैफ़े से बाहर निकलते ही धूप थोड़ी तेज़ लगी। मैंने अपनी आंखों को धूप से बचाने के लिए हाथ ऊपर किया और गहरी सांस ली। 7,26,000 युआन भी किमचैन की बीमारी के इलाज के लिए मुश्किल से काफ़ी थे। उसके इलाज के लिए और पैसे चाहिए थे, लेकिन मुझे पता था कि जल्द ही कोई मुझे पैसे देने आएगा। अस्पताल के कमरे का दरवाज़ा खोलते ही मैंने नर्स की रूखी आवाज़ सुनी, मिस शू, सिस्टम में सिर्फ 5,000 युआन जमा होने का डेटा दिख रहा है। पूरी रकम आज ही जमा करनी होगी, वरना टेस्ट और दवाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। शुआंग लगभग रोने ही वाली थी। असंभव। मेरे पति तो 1 घंटे पहले ही 10,000 जमा करने गए थे। उसने मुझे अंदर आते देखा और उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। पैसे कहाँ हैं? वो 10,000?
मैंने सिर्फ 5,000 जमा किए। मैंने उसकी आंखों में देखा। बाकी के 5,000 मैंने घोड़ों की रेस पर दांव लगाने में इस्तेमाल कर लिए। घोड़ों की रेस पर दांव? श्वांग के चेहरे के भाव बदल गए। वह लड़खड़ा गई, जैसे उसकी सारी हिम्मत खत्म हो गई हो। चेनुशिंग, वो किमचैन की जान बचाने के लिए रखे पैसे थे, तुमने उन्हें जुए में उड़ा दिया। वह मुझ पर झपटी। उसने अपनी मुट्ठियों से मेरी छाती पर वार किया और जोर जोर से रोने लगी। क्या तुम इंसान भी हो? उन वादों का क्या जो तुमने किए थे? पास खड़ी नर्स ने मन ही मन सिर हिलाया। उसकी आंखों में नफरत थी। मैंने श्वांग की कलाई पकड़ी और अपनी आवाज धीमी की। मेरी बात चुपचाप सुनो। वो 5,000 मैं जीत गया। पैसे निकाले जा रहे हैं। वे 2 घंटे में आ जाएंगे। कियान चेन के इलाज का खर्च कुछ समय के लिए हल हो गया है। वह रुकी। उसने पूरी तरह से निराशा भरी नजरों से मेरी ओर देखा। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। तुम फिर से झूठ बोलने लगे हो, है ना? उसने कांपती हुई उंगली मेरी ओर उठाई। तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारे जुए से सबसे ज्यादा नफरत है। वो वादे जो तुमने किए थे। उस पल मैं चुप रहा। मैं कुछ भी कहता तो वह बहाना ही लगता। 2 घंटे मेरा इंतजार करो। मैंने उसे छोड़ा और बिस्तर पर पड़ी अपनी पीली पड़ चुकी बेटी को देखा। 2 घंटे में मैं पैसे लेकर वापस आऊंगा। मेरे पीछे उसके दबे हुए बेबस सिसकने की आवाज आ रही थी। जब मैं कुछ गर्म कांजी लेकर लौटा तो श्वांग बिस्तर के पास लेटी हुई थी। लग रहा था कि सो रही है, लेकिन उसके कांपते कंधे उसकी असलियत बता रहे थे। चेंचन जाग रही थी। उसका छोटा सा शरीर ट्यूबों से जुड़ा था। मुझे देखकर उसने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। अच्छी बच्ची बनो, चेंचन। मैं झुका और धीरे से उसके छोटे से चेहरे को छुआ। पापा पक्का बीमारी को हरा देंगे और तुम्हें सबसे अच्छे अम्यूजमेंट पार्क ले जाएंगे, बादलों से भी बड़ी कॉटन कैंडी। चेंचन की आंखें थोड़ी चमक उठी और उसने धीरे से कहा, मैं हमेशा मम्मी और पापा के साथ रहना चाहती हूँ। श्वांग ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। उसने अपनी बेटी के गिड़गिड़ाते चेहरे को देखा, फिर मुझे। आखिरकार उसने बस एक थकी हुई लंबी आह भरी, नतीजे शाम को आएंगे, तुम पहले अपना काम देख लो। उसकी आवाज़ ऐसी थी, मुझे पता था कि यह मुझे दिया गया आखिरी मौका है। मैंने समय देखा। मेरा इंतजार करना। वार्ड से बाहर निकलते हुए मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मैं अस्पताल से बैंक की ओर जा रहा था तो अचानक एक काली मर्सिडीज मेरे सामने आ गई। दरवाज़ा खुला और काले कपड़े पहने 2 भावहीन आदमी बाहर निकले। मिस्टर चेन, बोसू आपको बातचीत के लिए बुला रहे हैं। तुरंत प्रतिक्रिया। मैंने सिर हिलाया और कार में बैठ गया। कार के अंदर काफ़ी जगह थी। 40 के आसपास की उम्र का एक आदमी जिसने शानदार सूट पहना था मेरे सामने बैठा था। उसके चेहरे के हाव भाव कठोर नहीं बल्कि काफ़ी सभ्य थे। गुईडोंग। पिछली जिंदगी में मेरा उसे काफ़ी वास्ता पड़ा था। कभी कभी हमने साथ मिलकर काम भी किया था। चेनुशांग। उसने मेरी तरफ देखा। वह काफ़ी माहिर था। मेरे घटिया सिस्टम पर 3 साल से 7-8 प्रोग्रामर नज़र रखे हुए हैं। कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तुम आए और एक ही बार में उसमें सेंध लगा दी। बताओ, तुम्हें यह कैसे पता चला? मैं पीछे की ओर झुका और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। बॉस को जुए का अड्डा चलाते हैं और उन्हें लोगों के पैसे जीतने से डर लगता है। सिस्टम की कमियां तुम्हारी समस्या है। मैंने ईमानदारी से पैसे जीते हैं। क्या पैसा न देने की सोच रहे हो? गु की आंखें सिकुड़ गईं। लगभग 7 लाख। मैं गुईडोंग इतना छोटा आदमी नहीं हूं कि पैसे न दूं। वह मुस्कुराया। तुम पैसे ले सकते हो, लेकिन बिना कोई कीमत चुकाए ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता था कि वह मेरे बैकग्राउंड की जांच कर रहा है। पिछली जिंदगी में मैं उसे अच्छी तरह जानता था, लेकिन अब भी मैं अपने सारे पत्ते नहीं खोल सकता था। मैं मुस्कुराया। ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे मुफ्त में नहीं लूंगा। कैसा रहेगा अगर मैं बदले में तुम्हें कोई जानकारी दूं? गु ने एक भौं ऊपर उठाई। बताइए, आपके पिता पुराने मास्टर गुआंग के बारे में। गुआंग के हाथ में पेन रुक गया। क्या उन्हें हाल ही में कभी कभी सीने में जकड़न और बाएं कंधे में सुन्नपन महसूस हुआ है? मैंने शांति से पूछा। मेरा सुझाव है कि तुरंत कोरोनरी CTA करवाया जाए, जिसमें लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच पर खास ध्यान दिया जाए। रूटीन चेकअप में नॉन कैल्सिफाइड प्लाक का पता नहीं चलेगा। गुआंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने कुछ सेकंड तक मुझे देखा, फिर तुरंत फ़ोन किया। डीन वांग, कृपया मेरे पिता के लिए तुरंत कार्डियक जांच का इंतजाम करें। कोरोनरी CTA, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच पर फोकस करें। हाँ, अभी। कार में सन्नाटा छा गया। 40 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बजी। गुआंग ने फ़ोन उठाया। उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। फ़ोन रखने के बाद मुझे देखने का उनका नज़रिया बिल्कुल बदल चुका था। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच में 85% से ज़्यादा गंभीर स्टेनोसिस, सिकुड़न थी। थोड़ी और देर हो जाती तो वे नहीं बचते। वे रुके। शेंजू, तुम कौन हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनकी नज़रों का सामना किया। मेरे पैसे और मेरी सुरक्षा। पैसे तुरंत अनफ्रीज कर दिए जाएंगे मेरे इलाके में। गुआंग मुझे घूरते रहे। तुम्हें कोई छू नहीं सकता। हालांकि
तुम जैसा इंसान सिर्फ 7 लाख के लिए ऐसा रिस्क नहीं लेगा। तुम कुछ और भी कहना चाहते हो, है ना? वाकई तुम बहुत समझदार हो। एक और जानकारी है, मैंने उनकी आंखों में देखा, उस औरत के बारे में जिसे तुम 10 साल से ढूंढ रहे हो, और उसके साथ उस बच्चे के बारे में जिसके वजूद के बारे में शायद तुम्हें पता भी नहीं है। गुआंगडोंग तुरंत सीधे बैठ गए। उनका शालीन अंदाज गायब हो गया। उसकी जगह हैरानी ने ले ली। तुमने क्या कहा? वह सूचेंग में रहती है, एक मिडिल स्कूल टीचर से शादी की है, शांत जिंदगी जी रही है। मैंने अपनी आवाज़ धीमी की। एक बेटी है, 7 साल की, जन्मदिन 17 जून। गुआंग का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी उंगलियां थोड़ी कांपने लगीं। वह तारीख, वह उम्र। वह समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता था। उनकी आवाज़ भारी हो गई। अस्पताल के रिसोर्ट्स मैं सबसे अच्छे इंतजाम करूंगा। कार का दरवाज़ा बंद हुआ। मर्सिडीज चली गई। मैं अस्पताल के गेट पर खड़ा रहा। कार्ड में 5.72 मिलियन से ज़्यादा पैसे थे। फिलहाल चेंचन के इलाज के खर्च के लिए काफ़ी थे। मैंने अपना फ़ोन कसकर पकड़ा और तेज़ी से हॉस्पिटल की बिल्डिंग में वापस गया। मैं जितनी तेज़ी से हो सकता था वार्ड की ओर भागा और दरवाज़ा खोला। शू वहाँ नहीं थी। मेरे ससुर शू जंगी बिस्तर के पास बैठे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम्हारी अपनी बेटी इतनी बीमार है और तुम हर जगह घूम रहे हो। मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। बिस्तर के पास गया, चेंचन का माथा छुआ और धीरे से पूछा, माँ कहाँ हैं? कुछ काम से बाहर गई हैं, मुझसे उसका ध्यान रखने को कहा था। शूजंगी ने रूखेपन से कहा, तुम दोनों एक दूसरे से भी बदतर हो, घंटों तक गायब रहते हो। मेरा दिल बैठ गया। शू कभी भी चेंचन को घंटों तक अकेला नहीं छोड़ती थी। मैंने तुरंत उसके फ़ोन पर कॉल किया। कोई जवाब नहीं मिला। शूजेंगी को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। मुंग, वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? तभी बाहर कॉरिडोर से एक सफाई कर्मचारी की बड़बड़ाहट सुनाई दी। ये बेरहम लोग टॉयलेट में फिर से सरोगेसी एजेंसी के विज्ञापन लगा रहे हैं। ये लोग किसी भी चीज़ से पैसे कमा सकते हैं। मेरे दिमाग में एक भयानक ख्याल आया, शूमुंग ऐसा नहीं करेगी। नहीं, वह इतनी बेवकूफ़ा नहीं हो सकती। लेकिन अगले ही पल मुझे उसका लाल आंखों वाला जिद्दी चेहरा याद आया। वह ऐसा करेगी, वह सच में ऐसा करेगी। मैं मुड़ा और तेजी से वार्ड से बाहर भागा। तुम कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल अभी भी पेमेंट मांग रहा है। शू जेनकी ने मेरे पीछे से चिल्लाकर कहा, मैंने मेडिकल फीस भर दी है, तुम और दादी चेंचेन का ध्यान रखना। मैं महिलाओं के रेस्टरूम की ओर भागा, अंदर से आ रही चीखों को नज़रअंदाज करते हुए एक एक करके हर स्टॉल का दरवाज़ा खोलता गया। दीवार पर बने तीसरे स्टॉल पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में एक फ़ोन नंबर और सरोगेट्स के लिए अच्छी कमाई का जिक्र था। 3 लाख का एडवांस पेमेंट। मैंने तुरंत नंबर डायल किया। मुझे एक सरोगेट चाहिए। मैंने अपनी आवाज़ धीमी की। मेरा लहजा ठंडा और सख्त था। बच्चे की बहुत ज़रूरत है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ मौजूद महिला सतर्क हो गई। सर, आपने गलत नंबर मिलाया है। अनजान मत बनो। मैं ठंडे लहजे में हंसा। मेरी पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मुझे लड़का चाहिए। जेंडर सिलेक्शन को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर उस महिला की आवाज़ में गर्मजोशी और उत्सुकता आ गई। बॉस, आपको अच्छी जानकारी है। हम यह कर सकते हैं, लेकिन कीमत, ये पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बात काटते हुए कहा, लेकिन मुझे ही उस व्यक्ति को चुनना होगा। पहले सरोगेसी का कोई अनुभव ना हो, बिल्कुल नहीं हो। पहले कभी बच्चे को जन्म ना दिया हो। युवा, स्वस्थ, अच्छे जीन्स हो। अभी कोई तैयार नहीं है। महिला ने माफ़ी मांगते हुए कहा, बॉस, सच में हमारे पास अभी कोई उपलब्ध नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने अपनी आवाज़ ऊंची की। तुम्हारे पास एक नई लड़की है जो आज ही शुरुआती जांच के लिए आई है। क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है? महिला साफ तौर पर हैरान रह गई। आपको यह कैसे पता चला? मैंने ठंडे लहजे में कहा, मुझे पता भेजो, मैं अभी उससे मिलने आता हूं। अगर मैं संतुष्ट हुआ तो कीमत 2 गुनी कर दूंगा। 2 गुनी? उसकी आवाज़ पूरी तरह बदल गई। बॉस, क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे जल्दी है। मैं 20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। नया माल मेरे लिए रखना। अगर उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और प्रोसेस शुरू कर दिया है तो रहने दो। कोई वीज़ा नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बस शुरुआती चेकअप पूरा कर लो। बॉस, आ जाइए, हम आपका इंतज़ार करेंगे। मैंने फ़ोन रखा, अस्पताल से तेज़ी से बाहर निकला, टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर को पता बताया। उसी समय मैंने पुलिस को फ़ोन किया और धीमी आवाज़ में पता बताते हुए कहा कि वहाँ गैर कानूनी सरोगेसी हो रही है। 20 मिनट बाद मैं एक जर्जर शहरी गांव में खड़ा था। मुझे हाउस कीपिंग सर्विस का साइन लगी एक पुरानी इमारत मिली और मैं सीधे तीसरी मंजिल पर चला गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। भारी मेकअप वाली एक अधेड़ उम्र की औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या आप बॉस हैं? वह लड़की कहाँ है? मैं सीधे अंदर चला गया। लाउंज में वह औरत चापलूसी भरी मुस्कान के साथ मेरे पीछे पीछे आई। इस लड़की की हालत अच्छी है, 28 साल की है, एक बेटी को नेचुरली जन्म दे चुकी है और वह स्वस्थ है।